नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, सुमित सर, अखिलेश सर और पुनिंदु जी, आप सभी का स्वागत है। सर, आज कैफ़े में जो चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले ही एक चर्चा और हुई है, खासकर पॉलिटिकल चर्चा। उसमें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जो इंडिया अलायंस लैंड करने वाला था, वो लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया है। हरियाणा की राजनीति में खासकर बात करें तो, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 20 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है और कल कांग्रेस ने भी 9 और उम्मीदवार जारी कर दिए। टोटल कांग्रेस के 41 हो गए और आम आदमी पार्टी के 20 हो गए। तो अब उम्मीद कम है। क्योंकि 3 सीटें हैं जो समखला है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस दोनों ने उतार दिए हैं। वैसे ऊंचा कलान जो बात हुई, वहाँ से जो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं वो भी लड़ रहे हैं, वहाँ से भी आम आदमी पार्टी ने उतार दिया, तो वहाँ गठबंधन अब हो नहीं सकता है। वैसे पुंडरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे निर्दलीय लड़ते हैं, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है, वहाँ कांग्रेस ने भी उतार दिया है। तो ऐसी कुछ सीटें जहाँ पे दोनों पार्टियाँ भी हैं। हालांकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, दोनों पार्टियाँ कह रही हैं कि अभी कब क्या होता पता नहीं चलेगा, लेकिन उम्मीद शायद उन लोगों के अंदर बची हुई है। अखिलेश सर, ये वही बात हो गई कि आप कह रहे थे कि होगा लैंड करेंगे, लेकिन वही जो हमने कहा कि लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। क्या ये होना ही था या उम्मीद है कि आपको अभी भी हो सकता है? देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं 90 से तो आप नीचे कहाँ तक आएंगे? ये भी तो बात होती है। अब 90 से 50 पर आ सकते हैं, 30 पर आ सकते हैं। अब वो कह रहे थे 5 पर आ जाइए तो 90 से 5 तो मतलब बहुत ही नीचे गिरावट हो जाएगी ना। इतना नीचे तो सेंसेक्स भी नहीं गिरता है। तो मुझे लगता है शायद यही कारण है जिसके चलते ये बातचीत टूटी। लेकिन सीरियसली दूसरे जो मुझे लगता है बड़ा मुद्दा ये है कि कई सीटों पर जहाँ आम आदमी पार्टी चाहती थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी वो देने के लिए तैयार नहीं थी। और तीसरी बात मुझे लगती है कि जो भूपेंद्र हुड्डा फैक्टर है, शुरू से आप जानते हैं, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये समझौता हो। बोले 5 सीट या 1 सीट भी क्यों देनी? जब उन्हें लगता है कि वो जीत के लिए आश्वस्त हैं तो किसी पार्टी को अपने कंधों पर क्यों बैठाना, जब ये पता है हमें वो कॉन्फिडेंस है उनको कि हम अपने बहुमत पर सरकार बनाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये भी एक कारण रहा। कल से आप 5 सीटें दे देते, फिर उसमें से 3 जीत जाते, फिर बोले कि इनमें आप 2 मंत्री बनाइए, 1 मंत्री बनाइए, तो वो एक नया टेंशन, नया आइडिया उनके सामने रहता। फिर चौथी बात ये कि आप एक नई पार्टी को जो 2019 के चुनाव में बुरी तरह से विफल हुई, जिसको नोटा से भी कम वोट आए, जो 2024 के चुनाव में आपके कंधों पर चढ़ के आना चाहती थी, लेकिन वो अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई, कुछ कर नहीं पाई, कुरुक्षेत्र की सीट वो हार गए। तो इसलिए आप किसी एक नई पार्टी को क्यों मौका देना चाहते हो? लेकिन ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। चाहे ये गठबंधन ना हो पाया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर इस लिहाज से कि उस पार्टी को, जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टी है, एक नई पार्टी है जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि वो क्या करेगी, कितने वोट लेगी, नहीं लेगी। हम पिछले प्रदर्शन के आधार पर कल के प्रदर्शन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। सही बात है। और ऐसा आम आदमी पार्टी ने दिखाया भी है जी। पंजाब में आप देखिए क्या किया, लैंडस्लाइड विक्ट्री, लैंडस्लाइड। आज वो अपने बूते पर वहाँ पर है। कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया? कांग्रेस ने कर्नाटक में किया, आराम से अपनी सरकार बनाई उन्होंने। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो जरूरी नहीं कि आप गठबंधन करें। जो 2 ध्रुवी राजनीति है किसी राज्य में, वहाँ पर आप तीसरी शक्ति को क्यों देना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि इससे गठबंधन मजबूत होगा। गठबंधन तो आपका वैसे ही है। अब दिल्ली में आप करेंगे क्या गठबंधन? मुझे नहीं लगता। अब नहीं होगा। और जो ये बात चल रही थी सोमनाथ भारती का जो बयान आया, क्योंकि उनको तो हार की जो टीस है वो आज तक साल रही है। उनको लगता है कि ये जो हारे वो नई दिल्ली चुनाव से, जी, नई लोकसभा से, उसमें इसीलिए हारे क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिया, उनको वोट ही ट्रांसफर नहीं हुए। इसलिए भी उन्होंने आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस के वोट हमें पर ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा इस लिहाज से है कि उसे अपना संगठन 90 सीटों, क्योंकि सुशील गुप्ता कह चुके हैं, आपने कहा कि कोई ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन सुशील गुप्ता का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम सभी 90 सीटों पर लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी के पास अभी मौका होगा सभी 90 सीटों पर अपना संगठन मजबूत करने के लिए। केजरीवाल का गृह राज्य है हरियाणा, ये बात अलग है कि कामयाबी उनको दिल्ली में मिली, हरियाणा में नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार मौका है। केजरीवाल भी जेल में है, उनकी जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है। जब भी आएगा तो वो उन्हें उम्मीद रहेगी कि बाहर आए, तो बाहर आएंगे तो वो खुल के प्रचार करेंगे अपने राज्य में। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लगता है कि एक अच्छा मौका है अपनी ताकत दिखाने का। तो आम आदमी पार्टी जब हरियाणा प्रचार भी करती है तो ये कहती भी है कि आपका मिट्टी का बेटा, मतलब वहाँ की मिट्टी का जो बेटा है वो अरविंद केजरीवाल है, तो एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही सर, वो जो पाठक साहब हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, पिछले साल भर के पहले से वहाँ पे वो उनके खुद का, क्योंकि ये लोग एजेंसी हायर नहीं करते तो खुद के लोग हायर करके काम करवाते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट का। ये लोग 90 सीटों पर बहुत समय से काम कर रहे थे। हालांकि अलायंस में इनको उम्मीद थी कि 6 मिल जाती तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, अभी प्रोबेबिलिटी कम है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो सीट, उसको लगता है कि वो इतने विश्वास
से अभी भरी हुई है कि उसको लगता है कि हम एक तरफा जीत रहे हैं तो क्यों ही सीट देना, क्या करना गठबंधन। यही हमने देखा कमलनाथ के साथ भी हुआ कि कौन सपा वपा, अगली बार देखा कि सुपड़ा साफ हो गया उनका। नहीं, कौन सपा वपा नहीं, कौन अखिलेश वकीलेश, अखिलेश शर्मा वो तो इसके बोल रहा हूँ। आप अखिलेश का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बढ़िया था ये। लेकिन अश्विनी, होता क्या है ना, जो अलायंस की राजनीति होती है उसमें सबसे बड़ा कैच यही होता है कि अपनी ज़मीन बचा के रखते हुए कैसे हम सहयोगी को जगह दे दें। जब आप दो अलग अलग पार्टियां हों जो आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हों और लड़ने का मंसूबा रखते हों, ये पूरे देश का किसी भी जगह का कहीं भी राजनीति उठा के देख लीजिए कि एक आदमी, एक पार्टी ज़मीन खोती है, दूसरी पार्टी उसकी ज़मीन पर रोटियां सेकती है, और फिर जब वक्त, हालात, परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो आप गठबंधन करना चाहते हैं। कांग्रेस ने ज़मीन खोई तो सपा बसपा पैदा हुई। पूरे देश की जितनी रीजनल पार्टीज खड़ी हुई हैं वो कांग्रेस की ज़मीन पर ही खड़ी हुई हैं। अक्रॉस इंडिया में आप चले जाएंगे, मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी का यही हाल दिल्ली में है। शीला दीक्षित ने जगह खोई तो आम आदमी पार्टी पैदा हुई। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी जहाँ थी बीजेपी उतनी है, बीजेपी बड़े, इनफैक्ट बड़ी है मोदी जी के आने के बाद। तो ये बड़ा कैच 22 सिचुएशन है कांग्रेस के लिए भी कि जिस राज्य में हम चुनाव जीत रहे हों वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, और एक पार्टी जो 90 सीट पर लड़ने का दावा कर रही है उसके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करें। और अखिलेश जी की बात से सहमत हो कि जो 90 पे तैयारी कर रहा हो उसको आप 2 4 5 सीटें देंगे तो कहाँ से संतुष्ट होगा। तो ये कैच 22 तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के लिए भी और आपके लिए भी। पर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आज हम और आप जब ये बात कर रहे हैं ना, तो 9 सितंबर को शाम को 6 बजे ये बात कर रहे हैं। अभी 12 तारीख तक पर्चे भरे जाने हैं, 13 तारीख को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी भी 3 दिन बाकी हैं, और मैं इन 3 दिनों के बाद ही कुछ स्पेकुलेशन या किसी तरह का एनालिसिस करना चाहता हूँ अलायंस हुआ या नहीं हुआ। कई बार इस तरह की खबरें जानबूझ के टॉप लेवल से फैलाई जाती हैं, जानबूझ के चुनाव के दिनों में, ताकि जो लोग बेचैन है चुनाव का टिकट लेने के लिए वो तितर बितर हो जाए। उनको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल जब खबर आई कि कांग्रेस के साथ अलायंस होगा तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि अब चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा। बहुत से लोगों को ये भी लगा होगा कि अब टिकट ही नहीं मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के दावेदार भी आ गए उस सीट पे। मैं आम आदमी पार्टी के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जो लोग, जो ऐसे होते हैं ना, जो बहुत, जो चुनाव लड़ना ही लड़ना है कि यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, जो अपनी तैयारी करके रखते हैं, पैसा खर्च करने का मन होता है उनका। और बहुत से लोग चुनाव इसलिए भी लड़ते हैं जो काले को सफ़ेद करना चाहते हैं। बहुत से निर्दलीय इसीलिए आते हैं कि अपने काले धन को सफ़ेद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी का सिंबल मिल जाता है तो काम आसान हो जाता है। तो ये भीड़ छट जाती है। इस गफलत के माहौल में अगले 2-3 दिनों में हमको इस पर नज़र रखनी चाहिए। आप लोग तो डेटा का काम करते हैं, इलेक्शन का काम करते हैं आप दोनों, पूर्णेंदु और आप, कि कितने और नामांकन भरे गए है ना, जो इन पार्टियों से नाराज़ लोग थे आज की इस खबर आने के बाद। 13 तारीख की शाम को बात करेंगे गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ, इसका क्या असर होगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब आज मुझे लगता है कि थोड़ी सी हम जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी नामांकन वापस लेने का, अगर मान लीजिए कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई तो कैंडिडेट के नाम विड्रॉ किए जा सकते हैं, चाहे कांग्रेस करे चाहे आप करें। एक और चौथा फॉर्मूला होता है चुनाव लड़ने का, जब आप फ्रेंडली फाइट में जाते हैं। फ्रेंडली फाइट के लिए हम कहने को कहते हैं कि आप लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का वोट काटेंगे, पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कई फ्रेंडली फाइट्स जो आपको और हमको फ्रेंडली फाइट दिखती हैं, दरअसल वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही होती हैं, क्योंकि आपने किसी तीसरे उम्मीदवार के सामने उसी जाति का या उसके इन्फ्लुएंस का एक आदमी खड़ा कर दिया होता है, तो जो उसके वो वोट काटता है जाके। कहने को ये फ्रेंडली फाइट आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं, कांग्रेस और आप किसी जाट सीट पे लड़ रहे हैं, दोनों के जाट उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने उस सीट पे कोई बनिया उतार दिया, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बीजेपी का वोट काटना है क्योंकि बनिया वहाँ पे दूसरी बड़ी कम्युनिटी है। मैं कोई उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई नाम, कोई सीट का नाम नहीं है, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं है। तो किसी एक बनिया को खड़ा कर दिया गया कि भाई तुम उसका वोट काटो, उसी जाति का वोट खड़ा कर दिया गया, उसी वर्ग का खड़ा कर दिया गया, हो सकता है कि उसका कोई साथी खड़ा कर दिया गया, उसका परिवार का व्यक्ति खड़ा कर दिया गया। तो चुनावों में ना इस तरह की दंड फंद बहुत होते हैं। चुनाव सिंपल मैच नहीं है, चुनाव सिंपल मैच नहीं है। चुनाव में बहुत केमिस्ट्रीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक बार जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे ना 12-13 तारीख को, तब इस पर बात करनी चाहिए। पर आज बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं शाम को 6 बजे 9 तारीख को, तो ये लग रहा है कि प्लेन का जो टेक ऑफ होना था वो टेक ऑफ होने के बदले क्रैश लैंडिंग हो गई और वो क्रैश हो गया है। टॉप लेवल पे राहुल गांधी के कहने पर अलायंस हो रहा था, और राहुल गांधी अभी 2 दिन के लिए बाहर है। राहुल गांधी कल मेरे ख्याल से 10 और 11 की रात को आ रहे हैं, एक दिन पहले नॉमिनेशन के वापस लौट रहे हो, तो वो विंडो खुली हुई है। आपने केजरीवाल की सजा की बात की, कल उस पर होना है मंगलवार, केजरीवाल
अच्छा मुझे मंगल याद, कल होना है। मेरे ख्याल से मुझे मंगलवार याद है, तो मंगलवार कल है, उस पर फैसला कल आना है, कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा हुआ है, हियरिंग पूरी हो चुकी है। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं ना जो इस अलायंस को होते होते मतलब टूटते टूटते बचा सकती हैं। केजरीवाल का बाहर आना, राहुल गांधी का दिल्ली लौटना, आई डोंट नो क्या होगा, बेहतर होगा आकलन करें 12 तारीख या 13 तारीख की शाम को। जैसे सुमित सर ने कहा कि उम्मीद अभी भी बचाई, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसी है ना जिसमें रात को कुछ भी हो सकता है, रात को 12 बजे भी डिसीजन आ जाए और जाके बोल दिया जाए कि भैया गठबंधन है और भरना है पार्टीज, तो शुरू हो अ जाए। वीक इज लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, बड़ा मशहूर। अच्छा हाँ, तो वो पॉसिबल अभी भी हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सिनेरियो में। लेकिन सर ये अगर गठबंधन नहीं होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट तो काटेगी, क्योंकि जो सत्ता के खिलाफ जो वोट है, जो सत्ता से खुश नहीं है यानी बीजेपी से खुश नहीं है, वो चाह रहा था कि कांग्रेस एक अपोजिशन से मजबूत था। अगर आम आदमी पार्टी भी दावेदार दिखेगी उसके भी साथ में, तो कहीं कांग्रेस का वोट ही तो नहीं कटेगा इस मामले में। सुमित जी ने कहा कि चुनाव सीधा नहीं होता है, चुनाव की राजनीति सीधी नहीं होती है। तो जब उसी राजनीति से चुनाव का एक अंक निकलता है तो हम मान कैसे होगा कि वो सीधा हो, चुनाव सीधा हो। लेकिन आपने कहा कि क्या वो वोट नहीं कांग्रेस की काटेगी, वो वोट कांग्रेस का आम आदमी पार्टी काट सकती है, लेकिन जितना कांग्रेस का काटेगी उतना ही बीजेपी का भी वोट काट सकती है। और अभी आप देखिए, अगर आम आदमी पार्टी, अब मान लीजिए ये कि दोनों में गठबंधन नहीं हो रहा है, आज की तारीख में अगर हम यही मानकर चलें, कल हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो हम लोग, चूँकि मैथ में होता है ना सपोज करते हैं, तो हम लोग सपोज करके चलते हैं कि अभी कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, तो हरियाणा का चुनाव इस बार पंचकोणीय हो गया है। चतुष्कोणीय तो था ही, अब उसमें कौन हम ये मान कर चल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मेन फाइटर हैं, लेकिन हो तो गया पंचकोणीय। सही बात है। तो वो एक तरफ INLD है, एक तरफ जननायक जनता पार्टी है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी। ये तीन भी थोड़े छोटे प्लेयर हैं जो कि मैदान में आ गए हैं। लेकिन इसमें ये देखना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि आप लोग मिल के लड़िए और आम आदमी पार्टी को भी कुछ सीटें दीजिए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो पहले दिन से है कि हुड्डा एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में अपने आला कमान के दबाव में मान लीजिए 5 सीट देने को तैयार थे, लेकिन वो भी बात नहीं बनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, ऐसी खबर आ रही है कि वो 10 सीटें कम से कम चाह रही थी और वो अपनी पसंद की सीटें चाह रही थी। यह नहीं कि 10 सीटें भी आप जो आप कांग्रेस दे दे वो वहाँ जा कर के लड़ लेगी, ऐसा नहीं था। वो भी अपने पसंद की ही सीट चाहती थी। तो ये तो जो पब्लिक डोमेन में बातें हैं वो हैं। असल चीज़ है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों तालमेल वाली पार्टियां हो सकती हैं? मैंने पहले भी यहीं पर कहा था कि एक बात है कि राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता, लेकिन राजनीति में ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो दोस्त हैं लेकिन कभी दोस्त होते नहीं हैं, वो दुश्मन ही रह जाते हैं। थोड़ा सा हार्श शब्द लग सकता है दुश्मन, लेकिन आम आदमी, कांग्रेस को भी, जो दिल्ली के भी कांग्रेस के नेता हैं या हरियाणा के या कांग्रेस के दूसरे नेता, राहुल गांधी की सदाशयता, राजनीति में कई चीज़ें कही जाती हैं और कई चीज़ें छुपाई जाती हैं। अगर वो छुपाने वाली नहीं है तो वाकई बहुत बड़ी सदाशयता है। नहीं तो कांग्रेस के नेताओं को ये पता है कि देश की राजधानी में अगर कांग्रेस आज 0 सन्नाटा है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, तो आम आदमी पार्टी की तरह। आम आदमी पार्टी ने जितना कांग्रेस को बुरी तरह एक्सपोज नहीं किया, और जिस शीला दीक्षित को ये विकास की सबसे बड़ी महिला माने वो उन्होंने विकास का काम किया, उसको कांग्रेस भुनाने का प्रयास नहीं कर पाई, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा मोमेंटम बनाया जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं रही। तो कांग्रेस, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाती है तो उसका कोई लोगों में बहुत अच्छा संदेश जाता नहीं है। ये लोग दोनों लोग मिल करके कभी कोई अच्छा, दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं ले पाए। अगर एक सीट कांग्रेस ही ला पाती, जैसे कि अभी हो रहा था ना कि सोमनाथ भारती को लगता है कि कांग्रेस ने हमारा समर्थन नहीं दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कौन सा समर्थन देकर एक ही सीट पर कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता खोल दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अगर गठबंधन हुआ तो उन दोनों के साथ बहुत अच्छी बात ये रही
कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग का रास्ता खोल कर रखा है। केजरीवाल के साथ कांग्रेस का सहयोग का रास्ता वो दिखाने का है, और दिखाने का अलग है, और असलियत क्या है वो कुछ और हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा दिखती है। पुर्णेंदु जी, आपने सभी की बातें सुनी हैं। अब बात यही है कि इतनी 5 पार्टियां, जो प्रमुख पार्टियां, वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो सत्ता में जीतने के लिए जो 46 नंबर का जो आंकड़ा है, उसके लिए सभी पार्टियों की चुनौतियां बढ़ जाएंगी, खासकर जो दावेदार हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो क्या लगता है आपको, माहौल अभी की स्थिति में, जैसे बताया जा रहा है कांग्रेस लीड में, क्या वो मोमेंटम अभी भी बना है इतने गठबंधनों के बावजूद भी? देखिए, नो डाउट कांग्रेस के लिए जो मोमेंटम है, 10 सीटें लोकसभा 2019 में हारे, वो रोहतक जैसी सीट भी हार गए, जिसके बारे में आप ये नहीं सोचते हैं कि कांग्रेस हार जाएगी, क्योंकि हुड्डा ने बहुत काम किया है उस सीट पर। तो दीपेंद्र हुड्डा उस सीट से हारे। उसके बाद लेकिन जो 19 के बाद ही जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने थोड़ा कमबैक किया। ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल इस तरह का वो आंकड़ा दिखा नहीं रहा था। जैसे लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, ऐसे ही हरियाणा के जो 2019 के भी विधानसभा के एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए। हालांकि प्रशांत किशोर तक गलत साबित हुए। हाँ, तो बीजेपी सरकार बनाने में निर्दलीय और जेजेपी के साथ कामयाब रही थी। लेकिन देखिए, राजनीति किस तरह करवट लेती है कि जेजेपी का वो गठबंधन करना, 5 साल 4.5 साल वो सत्ता में रहे, लेकिन वो जो सत्ता 4.5 साल की थी, अब उनके अस्तित्व पे ही सवालिया निशान हो गए। अब आप मजेदार बात ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में उनको 1% वोट नहीं मिले जेजेपी को। सही बात, 1% भी नहीं मिले। हाँ। और एक मतलब ये लोकदल दोनों मिलके भी INLD मिला लें तो 3% वोट क्रॉस नहीं हुआ। अगर दोनों के वोट जोड़ लें तो 2.5% के आसपास दोनों के वोट हैं। अब एक लोकदल से इनेलो बनी, और ये मतलब हरियाणा की राजनीति में इनका एक दबदबा था। खासकर सब लोग जो हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, उनको पता है कि जो ग्रामीण हरियाणा है, उसमें इनेलो की एक बड़ी ताकत थी। वो सारे के सारे वोट जो है, अब वो शिफ्ट हो गए हैं कांग्रेस की तरफ। जाट वोट और ग्रामीण वोट में इनेलो की ताकत थी। इसके अलावा वो अकाली दल के साथ गठबंधन करके कुछ सिख वोट और इस तरह का इनका एक अपना हिसाब किताब था, और कुछ सीट्स पर बहुत स्ट्रांग थे। इस तरह से अचानक से एकदम हाशिए पे चला जाना, ये भी एक वो है। जैसे बात कर रहे थे अखिलेश सर उस दिन की, बीजेपी को 14 से पहले हरियाणा की राजनीति में क्या था, वो गठबंधन में जूनियर पार्टनर हुआ करती थी। अचानक से 14 में खेल पलट गया, वो 47 सीटें आ गई, उसकी अपनी सरकार बन गई। मनोहर लाल खट्टर, मतलब एक जो कल्पना नहीं करता था कि अब वो एक ऐसी कम्युनिटी साथी जिस वो बहुत ही संख्या बल में बहुत कम होगी। लेकिन बीजेपी की नई तरह की राजनीति है कि वो गैर जाट ध्रुवीकरण को उन्होंने उस तरह से बढ़ावा दिया, और जो गैर जाट जातियां थी, बिरादरी, उसका समर्थन उनको मिला। लेकिन मुझे जो लगता है कि जैसे लोकसभा में कांग्रेस बनाम बीजेपी हुआ, ये विधानसभा चुनाव भी उसी तरह से होने वाला है। इसमें कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के लिए बहुत कुछ जगह नहीं। 1-2 में अपवाद के लिए कुछ सीटें होंगी, फिर निर्दलीय भी तो साथ जीते ही थे, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन ओवरऑल ये पूरी की पूरी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। ये राहुल गांधी अपनी एक दूरगामी जो उनकी राजनीति, क्योंकि राहुल देखिए, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जो है, वो सिर्फ 29 का इंतजार नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बीच के में भी मौके का इंतजार कर रहा है। वो इस उम्मीद में है कि हो सकता है कुछ हो और हमें मौका मिले। और राहुल गांधी ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि मैं वो नेता हूँ जो गठबंधन दलों को साथ लेकर के चल सकता हूँ। इसीलिए वो एक लचीला रुख दिखा रहे थे। लेकिन जो बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की डिमांड ज़्यादा थी। अगर कांग्रेस उसको 5 सीट भी देती तो मैं कहता ये सीटें कम नहीं थी 5, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा स्पेस नहीं है। हालांकि अखिलेश सर ने कहा आप एक चौंकाने वाली पार्टी है, लेकिन जैसा हम लोग की जो बात हो रही है लोगों से, वैसा कुछ अभी ज़मीन पे उतना दिख नहीं रहा है कि आप कोई बहुत चमत्कार करने वाली हो जाए। तो हो सकता है हम गलत साबित हो जाए, वो एक अलग बात है। तो उस हिसाब से अगर 5 सीट भी कांग्रेस दे रही थी, 4 भी देती, तो इनको सम्मानपूर्वक मान जाना था। लेकिन जैसा कि हमने बंगाल में भी एक उदाहरण देखा कि भाई टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो स्ट्रेटजिक अलायंस भी कहीं ना था। कांग्रेस ने बहुत सारी जगह पे उतने एक तो सीटें कम कांग्रेस लड़ी, पहली बात तो, क्योंकि वो वामपंथी पार्टियों के साथ उसका वो था। लेकिन यह है कि ये साफ था कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में रहेगी चुनाव के बाद भी, और टीएमसी ने वहाँ जीत दर्ज की। कांग्रेस को तो सिर्फ 1 ही सीट आई, अधीर रंजन चौधरी भी हार गए। तो वैसा ही एक वो रहेगा। ठीक है, विधानसभा चुनाव में जैसे पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो होगा, हो सकता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव, तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन
चुनाव मुझे लगता है बीजेपी बनाम कांग्रेस होने वाला है। फिलहाल जो स्थिति है, पलड़ा अगर देखें तो कांग्रेस के पक्ष में है। वो एक ज़मीन पे एक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है और मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो मोदी फैक्टर काम करेगा, विधानसभा चुनाव में उस तरह से नहीं काम करेगा। मनोहर लाल खट्टर अगर इतने स्ट्रांग होते तो आपको चुनाव से पहले नहीं हटाना पड़ता। नायब सिंह सैनी उस स्तर के लोकप्रिय नेता नहीं है, और मुझे लगता है सिर्फ मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, ये आज की तारीख में मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है। अखिलेश सर, जस्ट ख़त्म करने वाले हैं, उस आखिरी में ये पूछना था कि अभी जो बीजेपी ने लिस्ट पे निकाला उसमें हमने देखा कि समीकरण, जातीय समीकरण से लेकर नेताओं जो जिनकी विनेबिलिटी है, जो इनका एक ही फार्मूला जीतने वाला कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के नज़रिए से उन्होंने कैंडिडेट्स जारी की। क्या आपको असेसमेंट अभी बीजेपी का है इस चुनाव में अभी, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस का पल्ला भारी है, हालांकि 5 सीट जीत गए शायद इसलिए बोला जा रहा है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उन्होंने देखा है कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी तो गुजरात में भी, लेकिन वहाँ नहीं जीत पाती। तो ऐसा क्या बीजेपी के अंदर क्या समीकरण लग रहा है, या क्या स्ट्रेटेजी उनको उम्मीद है कि तीसरी बार वो बन सकते हैं? हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। मैंने बताया था कि बीजेपी की रणनीति क्या बहुत स्पष्ट है। वो ये कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो बटने चाहिए। उसमें सीधा सीधा गणित ये है। तो उसके लिए तो 2 कॉम्बिनेशन तो बन ही गए थे, जिसमें कि दोनों में दलित फैक्टर, दलित प्लस जाट था। अब ये जैसे कि सर ने बताया कि 5वां भी अब फैक्टर बन गया है कि आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रही है अपनी, और कांग्रेस। तो बीजेपी की उम्मीद इसी बात पर टिकी कि जब सीट बाय सीट मुकाबला होगा, और जो कि विधानसभा चुनाव आप जानते हैं हरियाणा छोटा राज्य है, छोटी विधानसभा है, तो 4-5 हज़ार वोट भी इधर से उधर जाने में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो पार्टी की उम्मीद यही होगी बीजेपी की कि किसी तरह से ये वोटों का बंटवारा हो, बीजेपी के खिलाफ वाले वोट। और जहाँ तक अपने बीजेपी के अपने वोट हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जातीय समीकरणों को साधने से उनको ये कामयाबी मिलेगी और उनके वोट कंसोलिडेटेड रहेंगे। लेकिन हमने देखा जब टिकट बटे हैं, 67 उम्मीदवार की पहली सूची आई है, उसके बाद बीजेपी में ज़बरदस्त अंतर विरोध, बगावत ये सब देखने को मिली है। जिन्हें टिकट नहीं मिला वो रोए फूट फूट के। तो इसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है। और इसमें एक जो आज ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात चल रही है, इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर जोड़ूंगा जी, मैं चाहूँगा सुमित भी इस पर बोले। वो ये कि इससे ये लग रहा है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य तो आप खैर मत, क्योंकि उनको शैलजा नहीं मानती, सुरजेवाला नहीं मानते, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं, क्योंकि वो पहले दिन से इस गठबंधन के खिलाफ थे। ये गठबंधन आज नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि जो अभी तक की सीटें बटी हैं कांग्रेस की, उसमें 4 या 5 को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सारे भूपेंद्र हुड्डा के लोग हैं। तो ये जो बात हो रही थी कि चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो सीएम कौन बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके कितने विधायक जीत करके आते हैं। तो उसके लिए भूपेंद्र हुड्डा ने अभी से अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आज के डेवलपमेंट से पता लग रही है। सुमित सर, जैसा सर ने कहा ना कि वोटों का डिवीज़न जो होगा एंटी बीजेपी, उससे बीजेपी को, तो क्या वो ये जो अलायंसेस ना हो के जो छोटे छोटे छटक रहे हैं और कई निर्दलीय भी लड़ रहे हैं और कोई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, जैसे कांडा की अलग पार्टी है, बाकी छोटे बड़े नेता हैं, वो लड़ेंगे तो बीजेपी का खेल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगड़ेगा। दूसरा क्या, जो डिवीज़न है हरियाणा में शहर और ग्रामीण में, वो बहुत दिखता है डिवीज़न की। ग्रामीण एक तरफा कांग्रेस की वोट बात करती है, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ बीजेपी का मोमेंटम है, तो वहाँ जातियाँ नहीं नज़र आती हैं इन चुनाव में। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी का भेद, क्या इस चुनाव में भी वही रहेगा? आपको क्या नज़र आता है? ग्रामीण शहरी तो जाहिर तौर पे रहेगा जो आप कह रहे हो, लेकिन जातियाँ नज़र नहीं आती, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जातियों का बहुत बोलबाला है हरियाणा में, और जाट के साथ वहाँ पे धुरी जो चुनाव की होती है वो जाट होती है कि जाट के साथ कौन सी जातियाँ, जाट के खिलाफ कौन सी जातियाँ हैं। मोटे तौर पर यही हरियाणा का चुनाव, हरियाणा का मुख्यमंत्री और हरियाणा की 5 साल की विधानसभा का जो स्वरूप होता है वो जाट के साथ या जाट के खिलाफ, इसके आसपास ही होता आया है, जिसको बीजेपी ने तोड़ा। और तोड़ा तब जब उन्होंने मुख्यमंत्री किसी नॉन जाट को बना दिया मेजॉरिटी मिलने के बाद, और उसके बाद उन्होंने 19 में फिर से भले अलायंस में ही सही, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू कर लिया, तब जाट का दबदबा वहाँ ख़त्म हुआ। अदरवाइज़ तो वहाँ जाट या गैर जाट की राजनीति चलती रही, जाट दलित जाट दलित जाट दलित, ये मोटे तौर पे होता है। बीजेपी उसी पे कर रही थी। लेकिन मुझे जो लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा, जैसे अभी अखिलेश जी ने बताया, जो अभी तक टिकट अनाउंस हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग उनके खेमे के नज़र आ रहे हैं। वो गैर जाट भी है, क्योंकि हुड्डा जाट है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे टिकट उन्होंने जाटों को ही दिलाए, ऐसा नहीं है। उनके बहुत, हाँ, टिकटों में ज़्यादातर लोग, उन संख्या बल में हम लोग, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि 41 में से 35 हैं कि 30 हैं कि 32 हैं,
की कम है, पर मोटे तौर पे उनके लोग हैं। और इसलिए भी हैं, मतलब इस बात को मानना चाहिए कि भाई इन तमाम नेताओं में हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री वहाँ रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने न जाने कितनों के काम करे होंगे, कितनों को मदद कराई होगी, कितनों के लोगों को नौकरियाँ लगवाई होंगी, कितनों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करवाए होंगे। तो जब आप पावर की पोजीशन में होते हैं तो आप ऑब्लाइज कर सकते हैं लोगों को, उनकी मदद कर सकते हैं। और हुड्डा साहब रहे हैं, शैलजा नहीं रही हैं, रणदीप सुरजेवाला नहीं रहे। शैलजा या सुरजेवाला हर चंडीगढ़ माने हरियाणा की जगह दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व, माने दिल्ली उनका सेंटर पॉइंट रहा। और हुड्डा का ज़्यादातर वो जैसे देवीलाल, बंसीलाल या भजनलाल, इन लोग जैसे मार्का उस पुरानी परंपरा के हिसाब से वहाँ के इलाकों में रहना, तो ये एक फर्क है। हाँ एक सर, बिल्कुल सुमित सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है कि अगर आप ये प्रेशर नहीं बनाएंगे तो आपके लोगों को टिकट कैसे मिलेगा। उनको भी पता है कि अगर जीतेंगे तो हुड्डा का वो भारी है, हुड्डा का दबदबा है। नहीं, पर मैं इसी के आगे वही बात जोड़ रहा था कि हुड्डा ने भले ही अपने लोगों को टिकट दिला दिया। अखिलेश जी इस बात को मानेंगे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जब आला कमान, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, आला कमान तय कर देता है कि आप नहीं आप होंगे, तो पूरी की पूरे वही लोग जो आपके साथ थे वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। उनको दिखता है कि भाई मेरा भविष्य जो है वो आला कमान से है, इस नेता से नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया, बेस्ट एग्जांपल शिवराज सिंह ये चौहान 2005 की कहानी का भजनलाल हाँ को हटा के जो इसको बनाया था हुड्डा साहब को, ऐसे ही हुआ था ना। ऐसे ही हुआ था। भाई अभी राजस्थान में बड़े दावेदार थे भजनलाल, और बने गए। राजस्थान के भजनलाल शर्मा, भाई वसुंधरा जी को हटा के अचानक बना दिया पहली बार का एमएलए, जो एक चुनाव हारे हुए एमएलए, जो अपना चुनाव लड़े हुए थे। मतलब जब आला कमान जिसको तय कर लेते, नहीं वहाँ तो मोहन यादव मंत्री रहा, वो तो 3 बार के एमएलए रहे। मोहन यादव तो मंत्री थे शिवराज सिंह की सरकार में, आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर थे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो मैं कह रहा हूँ कि अदालत जब आला कमान तय कर देता है ना, तो वही लोग जो कहा आज आपके कंधे पर बैठकर टिकट लेकर आए और आपके पीछे खड़े थे, उनको समझ में आता है कि राजनीति कहाँ जा रही है, उनको अपना भविष्य दिखता है। वही आपकी राजनीति हो गई, आपने जी लिया, आपने अपने 15 साल 20 साल 50 साल कर लिए। एक पॉलिटिशियन की उम्र अमूमन, मेरा अपना कैलकुलेशन है, 10 से 15 साल सत्ता की कुर्सी पे होती है, और 15 से 20 साल का उसका संघर्ष होता है। अच्छा, संघर्ष नहीं, यहाँ पे लेकिन एक एंगल और भी है। दीपेंद्र हुड्डा की राहुल गांधी से बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। दीपेंद्र हुड्डा हमेशा चाहेंगे, उसको नहीं भूलना चाहिए। पर राहुल गांधी की पसंद भूपेंद्र हुड्डा कभी भी नहीं होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वो इसलिए भी कह रहा हूँ, पर इसमें ये बहस थोड़ी और आगे भी हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि अभी भी कांग्रेस का जो आला कमान है 99 सीट ही आई हैं, अभी 370 या 270 सीटें नहीं आई हैं। तो वो उतना ही कमज़ोर जितना पहले था, थोड़ा सा मजबूत हुआ होगा, लेकिन अभी आज भी आला कमान कमजोरी है। और जो रीजनल क्षेत्र हैं उनको इस तरह से डिक्टेट करना, जो बीजेपी में हो सकता है, बीजेपी में ताकतवर लीडरशिप होना, वैसी ताकतवर लीडरशिप अभी कांग्रेस में नहीं है। तो वहाँ पर अभी ये डिक्टेट करना कि हम ये नहीं ये होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, और उससे दिक्कतें भी और बढ़ेंगी फिर। वो एक चीज़, लेकिन एक बात है जो पब्लिक का मानस समझ में आता है कि नेता ही नहीं, पब्लिक भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करती है। अभी पूर्णेंदु जी ने कहा ना कि 1% वोट मिला जेजेपी को, एक भी नहीं मिला, 1% भी नहीं मिला, तो वो तो प्योर जाटों की पार्टी थी। और देवीलाल के समय में जरूर कम्बिनेशन बढ़ा था, चौटाला के समय में थोड़ा कम हुआ, अब तो गिरते गिरते और कम हो गई थी। तो आप ये सोचिए कि जाट वोट भी पूरी तरह से लामबंद कांग्रेस की तरफ हो रहा है। और 2014 में अगर बीजेपी 47 सीट जीती थी, तो याद रखना चाहिए कि उस समय जाटों का वोट बीजेपी को जाता था, बहुत अच्छे से गया था। इवन 2019 में भी उस तरह नहीं टूटा था, 2019 के बाद और तेजी से टूटा। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था अखिलेश जी की बात पे, और वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा भले ही क्षेत्रीय छत्रप हों और पावरफुल हों, और कांग्रेस आला कमान अभी भी कमज़ोर आला कमान है, मैं उसको अलग उससे एनालाइज करना चाहता हूँ। कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त अपने आप को इसलिए ज़्यादा एंथुजियास्टिक मान रहे हैं या ज़्यादा चैलेंजर, बड़े चैलेंजर के तौर पे मान रहे हैं कि उन्होंने 400 सीटें नहीं आने दी, उन्होंने 300 सीटें नहीं आने दी। बीजेपी ने जो वादा किया, जो संसद में बोला प्राइम मिनिस्टर के भाषण के दौरान,
तमाम सांसदों ने भाषण में कहा कि 400 पार 400 पार। प्रधानमंत्री ने हाँ मतलब नहीं, अब की बार उन्होंने सिर्फ अब की बार कहा था। ये कहा था कि बीजेपी को तो नहीं लेकिन एनडीए को 400 पार मिलेगा, बीजेपी 370 सीटें ले आएगी। ये तो मैं कह रहा हूँ उनकी जो खुशी की वजह है वो ये ज़्यादा है कि हमने बीजेपी को वो नहीं करने दिया। वो बीजेपी जो लगातार 10 साल से लोगों के मानस पे छाई हुई थी, ये सोचकर कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। और कांग्रेस का ये तो आप हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर निकल के अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करिए तो उनको अब जो लोग राहुल गांधी को खुद पप्पू बोलने लगे थे, कांग्रेस के अपने नेता अपने विधायक, वो कहने लगे नहीं यार कुछ तो है इसमें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कह लीजिए या राजनीतिक स्तर पर सफलताएं कह लीजिए कर्नाटक की और तमाम राज्यों की, उसने कहीं ना कहीं उनकी इमेज में वो जो बदलाव लेकर आए हैं जो उनके अपने लोगों ने उन पर खो दिया था। तो हुड्डा साहब को भी ये मानना होगा कि आज की डेट में जो कथित तौर पर मोमेंटम बन रहा है, कथित तौर पर, मैं अभी भी नहीं कहता हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मध्य प्रदेश का चुनाव मेरी नज़रों के सामने है, छत्तीसगढ़ मेरी नज़रों के सामने है, मैं नहीं भूलना चाहता हूँ उस कड़वी सच्चाई को कि भाई आप हम तमाम पंडित यार, हम तमाम पंडित में सर्वे पे छत्तीसगढ़ को लेकर, छत्तीसगढ़ में तो ये मान रहे थे कि कांग्रेस वापस आए एकदम अच्छे से आई। मैं सर्वे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा फर्क हम है। अपनी बात कर रहे हैं कि इसमें हमारे थोड़ा सबके फर्क है। लिए। इसमें लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े, देखिए मोदी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी में कोई नहीं है। हरियाणा में बीजेपी का कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय है कि मोदी के नाम पे जब वोट पड़ा तो कांग्रेस को 5 सीटें आई। अब मोदी नहीं है तो क्या कांग्रेस, मतलब वो वाली ठीक है, वो राजनीति चुनाव में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव थोड़ा वो दिखाते हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ा माहौल पक्ष में है। नहीं आप अलग टेंजेंट पे बात को लगे। मैं ये कहना चाह रहा था दरअसल कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नाम पे चुनाव लड़ा था, वहाँ राहुल गांधी नहीं थे, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भूपेश बघेल और चाउर वाले बाबा और क्या क्या सब चीज़ें चलती थी। उसके बावजूद भूपेश बघेल बुरी तरह हारे चुनाव, है ना। वहाँ बीजेपी ने ग्राउंड पे काम किया जाके, अब मतलब इस चुनाव के 2-3 साल पहले से अब जो चीज़ें पता लगती हैं कि एक ब्लॉक में चले गए थे, लोगों से इंडिविजुअली मिल रहे थे, अपने सर्वे चल रहे थे, सबके नाम पता थे। बीजेपी मतलब सरगुजा ज़िले के किसी छोटे से गांव के किसी व्यक्ति का नाम पता, एड्रेस दिल्ली में बैठे लोगों को पता था, जो स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि उस इलाके में इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे इस चीज़ को लेकर नाराज़गी है, यहाँ पे चाउर वाले बाबा इतने दिनों से नहीं गए हैं। इस तरह की माइन्यूट चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। तो अगर आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एक जामा पहनाना पड़ता है चुनाव को। तो बीजेपी के पास मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, उससे तो आप इनकार ही नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। तो जाहिर तौर पर चुनाव उनके नाम पे ही लड़ा जाएगा। पर यह बात भी कड़वी सच्चाई है कि नायब सिंह सैनी साहब बहुत ही नए हैं, बिल्कुल नए। और वो उनके अगर वो कमल का अगर फोटो ना लगा उनके नाम के आगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वहाँ के लोगों को भी। तो ये चैलेंज तो है। एक चीज़ है इसके साथ, ये वैसे ही है कि जैसे झारखंड में हुआ था, झारखंड में आप बीजेपी ने हर जगह एक नया प्रयोग किया, चाहे वो झारखंड, चाहे वो हरियाणा रहा हो या चाहे झारखंड हो, चाहे अब छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, मध्य प्रदेश या राजस्थान में किया है। क्योंकि राजस्थान में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हमें लगता है कि पिछले 35 वर्षों में तो कोई नहीं दिख रहा है। एक 35-40 मैंने ये हरदेव जोशी के बाद, मैंने वो भी 80 के दशक में हुए थे, उसके बाद से कोई नहीं दिख रहा है। तो ये नया प्रयोग बीजेपी ने किया है। लेकिन एक चीज़ और है सर, जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अपने यहाँ लोगों की, जो हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं क्षेत्र में और वहाँ से वो लोगों से बातचीत करते हैं, तो जो सहज भाव से जो लोग बोल रहे हैं उससे कांग्रेस का अपर हैंड जैसा दिख रहा है जो आ रहे। वो कितना वोट में फलतार्थ होगा, कितने ज़्यादा वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन एक जो मोमेंटम दिखता है वो मोमेंटम अभी कांग्रेस के पक्ष में है। बस यही है कि अब लड़ाई पंचकोणीय है, तो छोटे छोटे लोग कितना वोट काटते हैं या बिगाड़ते हैं इस पर निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव में तो 5-10 वोट भी काट लिए तो चुनाव के नतीजे बदल जाते हैं। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, छोटी जगह। बिहार में हमारे विधानसभा सीट पर जो व्यक्ति विधायक बना था 2020 में, वो मात्र 189 वोट से जीता था। 189 से ज़्यादा वोट से तो आदमी प्रधान या मुखिया का चुनाव जीत जाता है। सही बात है, प्रधान हो जाता है। लेकिन वो उसने 189 वोट से सिर्फ वो जीता। तो ये होता है। जैसा आपने जिक्र किया, सच में वहाँ पे जब जाते हैं गांव में, बात करते हैं लोगों से, वो बदलाव की बात करते हैं। मतलब मुद्दे उनके वही हैं, सड़क, पानी, बिजली, यही। लेकिन वो चाहते हैं कि चेंज हो, कि 10 साल उन्होंने देख लिया है। खैर, जो हमारा मुद्दा था आज का कि अलायंस वाला, देखिए अलायंस हुआ या नहीं हुआ, ये राजनीति, जैसा आप लोगों ने कहा कि अभी 3 दिन और बचे हैं।
उम्मीद है या नहीं है, जो भी है 3 दिन बाद पता चलेगा। 13 तारीख को फिर डिस्कशन करेंगे कि हुआ नहीं थोड़ा हुआ। मुश्किल होगा लेकिन अब वापस बैक ट्रैक करना, क्योंकि 20 उम्मीदवार जो घोषित हो गए फिर वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, हाँ। तो इसलिए अब थोड़ा और कई बार अगर बैठा भी देते तो वो विद्रोह कर देते, तो नहीं बैठ पाते, वो बैठते ही नहीं फिर। बल्कि आम आदमी पार्टी तो ये कह रही थी कि जो बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिला वो हमारे पास आ जाए, जिनमें कांग्रेस को नहीं मिला वो हमारे पास आ जाए, तो इसलिए अभी अब मुश्किल लग रहा है। ये बहुत कैंडिडेट नहीं थे। हाँ नहीं थे। तो 90 सीट क्या बोल रहे थे सुशील गुप्ता? ये बहुत गंभीर इशू है। एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ जब देखते हैं तो एक शेर याद आता है, बहुत अच्छा है कि ऐसे रिश्ते का बहुत बहुत दुश्वार है दुनिया, ये हुनर आना भी, तुझी से फासला रखना, तुझे अपनाना भी। ऐसे रिश्ते का भरम रखना बहुत मुश्किल है, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। तो यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्थिति इसी से वो भी याद आया मुझे, जो गाना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा। बिल्कुल। और आप लोग शेयर और जरूर ये दर्शकों से एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये शायरी और जो संगीत है, ये जो लाइन तो बीच में बोलनी चाहिए थी ना, ये अब लाइन लास्ट में बोल रहे हो। तब तक तो शायरी निकल गई। उसको क्या पता था कैसे शायरी हो। ये शुरू में बोलना चाहिए, वोट शेयर और लाइक करें। नहीं वो तो बोलूंगा, लेकिन ये आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो शेयर शायरी सुनना है तो निकलती शेयर ना, हाँ, करें। शेयर करें। और ये आखिरी में ही आता है, क्योंकि दिन पूरी बात करके जब शायर में आखिर में निचोड़ आता है, तो निचोड़ में शायरियाँ और गीत जो आते हैं। तो ये चर्चा देखने के लिए आपका धन्यवाद। शेयर करें, लाइक जरूर करें और सभी को शेयर करें दोस्तों। कमेंट आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आप जो भी कोई राजनीतिक कमेंट हो उसे आप जरूर भेजिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।